कौन बड़ा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? -1.6 × 10⁻19 कूलम या +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसमें ये हम लोग चार्ज पढ़ते हैं। ये माइनस और प्लस क्या बताता है? बस नेचर ऑफ चार्ज बताता है। बस क्या बताता है? नेचर ऑफ चार्ज। वायर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? वो मूव कर रहा होगा। मूव कर रहा है यानी कि करंट, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सर हम वायर को ऐसे ही टच करते हैं, बिना प्लग इन किए हुए वायर को यदि टच करेंगे तो हम लोग को करंट नहीं लगता है। क्यों? यहाँ पे तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लो कर रहा होगा, फिर भी हमें करंट क्यों नहीं लगता है? सवाल उठता है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप स्कोरर पे। तो जैसा कि हम सभी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी क्लास 10th का मैथ और साइंस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ का लेक्चर मैंने डाल दिया है, रियल नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ने के आने वाले हैं। पहले ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, फिर हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। और फिर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, वो लास्ट में, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जब आप समझ जाइएगा उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एक एनर्जी का टाइप है, ठीक है। एक इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है? तो चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है सर। बोलते हैं कि ये बड़ी चार्ज हो गया, ठीक है। अनचार्ज चार्ज, कोई बड़ी चार्ज हो गया। चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी का एक बेसिक प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी का एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो या तो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपेल करेगा। समझ में आया? कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा हम लोग चार्जेस का प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पहले चार्ज समझ में आया क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं क्यू सिंबल से। किस सिंबल से डिनोट करते हैं चार्ज को? क्यू से। क्लियर? कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। अच्छा, अब बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा दूसरे चार्ज बॉडी को। अब चार्ज का कारण क्या है, किस वजह से कोई बॉडी चार्ज हो जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चार्ज का कारण है एक्सेस और डिफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सर, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। यदि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, या इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो बोलते हैं कि बॉडी चार्ज हो गया। बोलते हैं कि बॉडी चार्ज हो गया। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस कब होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। कैसा चार्ज चढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज, और उसको बोलते हैं नेगेटिव आयन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कहलाता है नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं? एन आयन। अच्छा, जब कोई बॉडी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्यों आता है भी समझाने वाला हूं मैं। तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन या बोलते हैं केटायन। अब जरा समझ लिया जाए कि जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसमें नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, और जब कोई लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है। समझ लिया जाए, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोडियम का एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब इसके पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। यदि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। तो अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। कोई दिक्कत? अच्छा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है सर? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, और प्लस में लिख देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन का। तो दोनों का बराबर है। तो सिंपल आप समझिए, -11 और ये +11, टोटल सम करेंगे कितना आएगा? 0।
तो अभी इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन है, इस वजह से इस पे चार्ज कितना है, 0। मतलब अभी सोडियम क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर। लेकिन जैसे ही सोडियम क्या करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम क्या है, मेटल है, आपने पढ़ा होगा कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो लूज कर दिया। अच्छा, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, कितना, 11 प्रोटॉन। तो अब बताइए 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब -10, 11 प्रोटॉन प्लस 11, जोड़ने घटाने पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे +1, क्या बचेगा, +1। इस वजह से सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर कितना चार्ज चढ़ेगा, +1 का। इसीलिए जब भी कोई एटम या बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। और पॉजिटिव आयन को ही बोलते हैं कैटायन। क्लियर। अच्छा, जब गेन करता है तो नेगेटिव क्यों चढ़ता होगा, समझ में आ गया होगा। देखिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, मतलब -17 और +17। अभी कितना आ रहा है, 0। क्लियर। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, कितना, 17 प्रोटॉन। तो -18 और +17 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। इसी वजह से क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, एटम, बॉडी क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है। ठीक है, प्रोटॉन तो लूज नहीं होता है, इस वजह से उस पर ओवरऑल क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं कि जब कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, तो इस वजह से ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसको बोलते हैं एनायन। समझ में आ गया होगा पक्का। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एनायन में क्या होता है, एनायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले। ठीक है, और कैटायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले, तभी तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। समझ में आया, क्लियर सर, एकदम बेसिक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, जिसको डिनोट करते हैं सी से। क्या से डिनोट करते हैं, सी से। सर कूलम तो हो गया। अब जब भी आप फिजिक्स में यूनिट पढ़ते हैं, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पढ़िएगा तो उसको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। जैसे चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम, तो पूछेगा डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम क्या है, डिफाइन करो। ठीक है, तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इससे आप फेमिलियर नहीं है। जैसे आप रोज जाते हैं ऑब्जेक्ट खरीदते हैं तो केजी, लीटर, ये सब से आप फेमिलियर हैं। 1 केजी बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 केजी कितना होता है, लेकिन आप कोई बोले कि 1 कूलम चार्ज, तो उतना फील नहीं आ रहा अभी, तो इसको फील लिया जाए। ठीक है, कैसे, देखिए अब मैं बोलता हूं, इसको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। 1 कूलम को इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में समझते हैं। बोलो, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। तो अब उसी के रिस्पेक्ट में 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। तो 1 कूलम इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। 1 कूलम कितना चार्ज है, उतना अमाउंट ऑफ चार्ज है जितना चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा वो सब कंबाइंड कितना होंगे, 1 कूलम। हम कैसे मान ले सर कितना होगा, तो डिराइव कर लेते हैं, 1 मिनट का काम है। ठीक है, देखिएगा जल्दी से डिराइव करते हैं। बोलो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। क्लियर। तो बात करेंगे कि 1 कूलम कितना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे कि 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, डिवाइड करते थे। तो वैसे ही है 1.6 इन 10⁻⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन का, 1/1.6 इन 10⁻⁻19। क्लियर। पॉइंट हटेगा 1 0 ऊपर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+19, नीचे 16 रह जाएगा। अब ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है क्योंकि 10 है,
तो इसको 100 बना लिया जाए, तो एक जीरो और ले लो, तो बन जाएगा 100 इंटू 10⁻18 और नीचे 16। अब डिवाइड करो, 16 से 6 टाइम्स 96, बचा 40 तो 16 टू जा 32, 80 हो गया। इसका मतलब 1 कूलम कितना चार्ज है, तो 1 कूलम उतना अमाउंट ऑफ चार्ज है जितना चार्ज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा। समझ में आया? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में कि चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो चार्जेस का प्रॉपर्टीज का बात करें तो चार्जेस होते हैं दो तरह के। कितने तरह के? दो तरह के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर चार्जेस जो होंगे, सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, धक्का देगा। समझ में आया? पुश करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे। समझ में आया? तीसरा प्रॉपर्टीज, ये ऐसे तो आप इसका डिटेल पढ़ेगा 12th में, फिर भी मैं यहाँ पे इसको बता देता हूं, आसानी समझ में आ जाएगा। क्या कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक बॉडी पर से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो बेसिक चार्ज के मल्टीपल में ही होगा। बेसिक चार्ज किसको बोलते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसी को बोलते हैं बेसिक चार्ज। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट चार्ज। तो आप ये सोचिए कि जब भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर ऐसे होगा नहीं, हमेशा कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगा। इसीलिए बोलते हैं कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। समझ में आया? पक्का? तो इतना था चार्जेस के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी पूछेगा। क्या? पहले मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बताइएगा दोनों में से कौन बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, -1.6 × 10⁻19 कूलम या +1.6 × 10⁻19 कूलम? कौन बड़ा है? सोचिए। तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर पॉजिटिव वाला बड़ा है, क्योंकि -5 और +5 में से कौन बड़ा? बोलेगा +5। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स में ये हम लोग चार्ज पढ़ते हैं, ये माइनस और प्लस क्या बताता है? बस नेचर ऑफ चार्ज बताता है। बस क्या बताता है? नेचर ऑफ चार्ज। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। बस माइनस और पॉजिटिव क्या बता रहा है? नेचर ऑफ चार्ज। एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है? क्लियर? तो इतना नोट करिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है? नोट करिए। तो नोट हो गया होगा, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। उसको समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चार्ज है वो दूसरे चार्ज पे क्या कर रहा होगा? फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको रिपेल करेगा, और यदि कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, तो ये कितना दूर तक अपना फोर्स लगा पाएगा? मान लीजिए इधर यहां तक लगा पा रहा है, इधर यहां तक। ऐसे ही इसका कोई एक फिक्स एरिया होगा जहां तक कोई चार्ज अपना फोर्स लगा सकता है। तो वह इमेजिनरी एरिया जहां तक किसी चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिएगा कि इंफिनिटी पे कोई एक चार्ज है, ठीक है? इंफिनिटी पे चार्ज है। अब हम कर क्या रहे हैं? इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक। मान लीजिए वो पॉइंट P है, ठीक है? तो इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में
जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो वही डेफिनेशन भी लिखा हुआ कि एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ये कितना वर्क लग रहा है उस पॉइंट तक लाने में, क्या लाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए इंफिनिटी से इस पॉइंट तक मैंने लाया था तो मुझे लगा था 10 जूल का वर्क, ठीक है, और इंफिनिटी से इस पॉइंट तक मैं ले जा रहा हूं और नजदीक ले जा रहा हूं, जितना नजदीक ले जाऊंगा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा, तो उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो मान लीजिए क्यू पॉइंट तक लाने में हमको लगा 15 जूल का वर्क, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस कहलाता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अच्छा, एकदम बेसिक डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यदि लॉन्ग डेफिनेशन देना है तो इसको समझ सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पॉइंट पे 10 जूल था, इस पॉइंट पे लाने में 15 जूल लगा, तो मैं बोलूं कि P से Q तक ले जाने में कितना लगा होगा, P से Q तक ले जाने में कितना लगा होगा, 5 जूल। कितना? 5 जूल। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया होगा? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर डिफिनेशन में क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि पर यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जानते हैं, क्या? वोल्टेज। क्या? वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय चार्ज, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। क्लियर? अच्छा, अब इसका यूनिट यदि निकालना है तो मैंने बताया है कि यदि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालना है तो उसका पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम चल गया तब इसका यूनिट भी निकाल लिया जाए। बोलो, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। समझ में आया? और मैंने बताया है कि जब भी कोई यूनिट को डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप पूछ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, जैसे मैंने बताया था कि डिफाइन 1 कूलम, वैसे ही आप पूछ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, कि कब कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, कब कहेंगे, तो बोलेंगे अच्छा इसको 1 वोल्ट बनाना है यदि 1 कूलम चार्ज को, क्योंकि पर यूनिट चार्ज ले जाना रहता है, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क लगेगा, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क लगेगा तो बोलेंगे कि उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। तो वही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one point to other in an electric field is 1 joule, then we can say that the potential difference between these two points is 1 volt. यदि 1 जूल का वर्क लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 यूनिट चार्ज को, तो बोल सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट। समझ में आया? पक्का? अच्छा, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल देगा तो वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकता है कि कितना एनर्जी लगा। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो वर्क की जगह एनर्जी भी आपको मिल सकता है न्यूमेरिकल बनाते समय, और हम लोग पीवाईक्यू भी करने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस तक क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, तो हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो वोल्टेज को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मतलब वोल्टेज, और मीटर करना मतलब मीटर मतलब क्या होता है, मेजर करने वाला। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको, वोल्टेज को। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है क्या, कि जब भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे हम लोग, मान लीजिए किसी एप्लियंस का, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है, आगे पढ़ाऊंगा रजिस्टर क्या होता है। यदि कोई रजिस्टर या एप्लियंस का हमको क्या करना है, वोल्टेज मेजर करना है कि इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इसके पैरेलली कनेक्ट करेंगे, इसके
पैरेलली कनेक्ट करेंगे किसको, वोल्ट मीटर को। समझ में आ गया। दूसरा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, क्यों, क्योंकि इसको वोल्टेज मेजर करना रहता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है वोल्टेज और करंट का, ये जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो, प्रवाह, रिवर करंट सुना होंगे, धारा, मतलब कुछ चीज बहने को बोलते हैं करंट, ठीक है। तो इसमें क्या बह रहा होगा, क्या फ्लो कर रहा होगा, नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होता है, चार्जेस की वजह से। इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा, चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा इसका डिफिनेशन पढ़ लिया जाए, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज द रेट, रेट पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। किस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर किस रेट से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज। अब चार्जेज में कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। समझ में आया। रेट का मतलब क्या होता है सर, रेट का मतलब क्या, जब भी रेट निकालते हैं तो हम लोग पर यूनिट टाइम करते हैं, मतलब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट निकल जाता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट क्या होता है, चार्जेस फ्लो पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चार्ज होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसको क्या बोलता है, रेट को क्या बोलता है, पर यूनिट टाइम। तो चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। क्लियर, फॉर्मूला समझ में आ गया, चार्ज बाई टाइम। अब इसका बात करते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, या इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं ए से, क्या से, ए से। और करंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई से। किससे, आई से। समझ में आ गया सिंबल, ठीक है। अच्छा, यूनिट भी समझ में आ गया। अब यूनिट को डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए, यदि टाइम पर यूनिट टाइम का मतलब एक यूनिट में, ठीक है, यदि एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो, तो बोलेंगे करंट कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर। कितना पास हो रहा है, 1 एम्पियर। क्लियर, तो वही लिख दो कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इट कैन बी सेड दैट फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। कि यदि किसी कंडक्टर से एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो बोलेंगे कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। कितना, 1 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, करंट समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अब जरा हम लोग देखते हैं कि करंट को हमेशा फ्लो करते रहने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। करंट हमेशा फ्लो करता रहे उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं ओम्स लॉ में और ज्यादा एलोबरेट करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि यदि हमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स होना चाहिए। हम लोग बैटरी ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के पीछे साइड में लिखा हुआ दिखा होगा 6 वोल्ट 3 वोल्ट, बैटरी पे लिखा रहता है। तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक बहुत ही आसान सोर्स है क्या, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी के यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लगातार करंट को फ्लो करा सकते हैं। क्लियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्यों करंट फ्लो होता है, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह पोटेंशियल ज्यादा, एक जगह पोटेंशियल कम, तो चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करेंगे। क्वेश्चन उठता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि what makes a substance कंडक्टर, कि किसी सबस्टांस में क्या ऐसा होता है जिस वजह से वो कंडक्टर बन जाता है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस जो अपने आप अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इजिली पास होने दे, तो उसको बोलेंगे क्या, कंडक्टर। लेकिन कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। सवाल अच्छा है, आपने पढ़ा भी होगा क्या, कि कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इसका रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि कंडक्टर के अंदर फ्री या लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी सबस्टांस कंडक्टर बन पाता है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है, क्या सर यदि ये कंडक्टर है, यदि ये कंडक्टर है तो अभी भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए कंडक्टर कॉपर का वायर लिया है मैंने, आप ले भी सकते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। मान लीजिए कॉपर का वायर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, वो मूव कर रहा होगा। मूव कर रहा है यानी कि करंट, क्योंकि क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सर हम वायर को ऐसे ही टच करते हैं, बिना प्लग इन किए हुए वायर को यदि टच करेंगे तो हम लोग को करंट नहीं लगता है। क्यों? यहाँ पे तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्लो कर रहा होगा, फिर भी हमें करंट क्यों नहीं लगता है? सवाल उठता है ना। तो इसका रीजन है कि जब तक बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स ना दिया जाए, जब तक कंडक्टर को बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स ना दिया जाए, तब तक उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा नीचे, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा दाएं तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा बाएं। इस वजह से क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स हॉट को रैंडमली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देते हैं, नल कर देते हैं, जिस वजह से वो आगे फ्लो नहीं कर पाते। अब जब आगे फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं। इस वजह से प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रहते हुए भी उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। कब तक? जब तक उसको बाहर से कोई एक इलेक्ट्रिकल सोर्स ना दिया जाए, फॉर एग्जांपल बैटरी। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे ही बैटरी देते हैं या फिर आप इसको प्लग इन करते हैं और तब वायर टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको बाहर से सोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे। और वो डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स है तो सोचो ये क्या है, नेगेटिव, तो किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगते हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। और इस तरह से हमें यदि टच करेंगे तो वहां पे करंट लगेगा। समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन, क्लियर? अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बाद? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या रिलेशन होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ में, जिसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, और यदि आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, बाय बाय।